देखो अपने लोग पढ़ चुके थे पिछले पार्ट तक, अभी आप चालू करना कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। अब देखा जाए ना तो 4 या 5 टॉपिक बचा। कंपोजिशन लेवी, टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, फिर आपका आएगा आईटीसी, रजिस्ट्रेशन, और एक आएगा रिटर्न फाइलिंग। देखा जाए तो ये 6 टॉपिक और एक टॉपिक बचेगा आपका आई थिंक ई वे बिल। 7 टॉपिक बचा। इन 7 में मेजर कौन सा है? मेजर देखा जाए तो अगला 3 ही है, कंपोजिशन लेवी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई और आईटीसी। 4, ये 4 मेजर टॉपिक है। उसके बाद के टॉपिक ज्ञानबाजी और रजिस्ट्रेशन या रिटर्न फाइलिंग, उसमें खाली वो डेट्स वाला खेल है, उनमें लंबा क्वेश्चन घुमाने का जगह नहीं है। प्रैक्टिकली ये 4 ही इंपॉर्टेंट है। तो उनमें से चालू करते हैं आज, जल्दी जल्दी ट्राई करते हैं। कंपोजिशन लेवी और टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई खत्म कर दें। कंपोजिशन लेवी का मतलब क्या है? आपने एक चीज पढ़ते हैं कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। वो कुछ लिमिट है अमाउंट का, 20 लाख 40 लाख आप रजिस्ट्रेशन ले लिए, लेकिन आपको लग रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन तो लेने लायक थे, आप ले लिए क्योंकि आप लिमिट क्रॉस कर रहे थे रजिस्ट्रेशन का, तो आप ले लिए। कुछ केस में 10 लाख का, कुछ केस में 20 लाख, कुछ केस में 40 लाख। लेकिन पंगा ये हो रहा है कि हमें रजिस्ट्रेशन लेने के बाद हमको उतना डिटेल मेंटेन नहीं कर पा रहा। मेरे पास उतना इनपुट मेंटेन करने का नहीं है पोजीशन, एक नंबर बात। उतना बिलिंग वगैरह डिटेलिंग मेंटेन करने का पॉइंट नहीं है इनपुट का। हम गवर्नमेंट को बोल रहा है मेरे से नहीं हो रहा ये मंथली। तो गवर्नमेंट बोला कुछ कंडीशन है, अगर तुम वो फुलफिल करते हो तो तुम्हारे लिए हम क्वार्टरली कंसेप्ट ले आए। तुम्हारे लिए हम क्वार्टरली कंसेप्ट ले आए। तुमको मंथली नहीं क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है, तुमको मंथली नहीं क्वार्टरली ही टैक्स जमा करना है, लेकिन कुछ कंडीशन है वो फुलफिल करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे लिए ऑप्शन अवेलेबल, गुड्स के केस में भी और सर्विस के केस में। ठीक है, तो कंपोजिशन लेवी एक ऑल्टरनेटिव मेथड है डिजाइन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर तो प्रेस्क्राइब लिमिट क्रॉस कर रहा है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट पार नहीं कर रहा। मतलब वो 20 लाख 10 लाख 40 लाख क्रॉस कर रहा है, लेकिन 75 लाख या 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं कर रहा। हम 2 कंडीशन बोला है। पहला कंडीशन आपको लिया है, लिमिट तो क्रॉस कर रहे हो लेकिन 75 लाख या 1.5 करोड़ के कम टर्नओवर है प्रीवियस ईयर में, तो तुम्हारे लिए गवर्नमेंट कंप्लायंस को इजी करना चाहते। ठीक बात, ये स्कीम क्या है ये समझ में आया? हाँ सर। सर क्या इजी करेगा? पहला इजी तो मैं बोल ही दिया आपको कि जमा करना टैक्स और रिटर्न फाइलिंग दोनों ही क्वार्टरली आपके लिए मंथली कुछ नहीं है। लेकिन अब यहां एक कैच है, सर जीएसटी का रेट में भी कुछ कहा नहीं है क्या? हाँ है, 1%, 5% या 6% तक जीएसटी लगेगा तुम्हारा। हम 3 रेट बोला। सर्विस के केस में 6% वाला बात करेंगे, अभी उसको इग्नोर करो। एक बार 1 और 5 का बात कर। गवर्नमेंट बोला कि तुम मैन्युफैक्चरर हो या नॉर्मल ट्रेडर हो। कौन हो तुम? मैन्युफैक्चरर या नॉर्मल ट्रेडर, तो तुम्हारे लिए 1% का स्कीम। और अगर तुम रेस्टोरेंट सर्विस चलाते हो तो तुम्हारे लिए 5% का स्कीम। तुम इतना टैक्स अपनी जेब से भरो, ये टैक्स कस्टमर से कलेक्ट मत करना। नॉर्मली जीएसटी हम लोग कस्टमर से लेके जमा करते हैं ना, जिसको हम बेच रहे हैं सर्विस या गुड्स, उससे लेके जमा करते हैं। बट गवर्नमेंट बोला नहीं, ये तुमको अपनी जेब से भरना है। ये जो 1% या 5% या 6% जो आगे पड़ेंगे सर्विस के केस में। और एक क्या बात, जो पीछे तुम इनपुट देकर आए हो ना, वो भी भूल जाना, वो भी क्लेम नहीं करने मिलेगा। मतलब इनपुट एडजस्ट मत करना, आउटपुट पे कस्टमर से जिसको तुम बेच रहे हो उससे जीएसटी लेना मत, अपनी जेब से भरना 1% या 5%। 1% किन के लिए? आइदर तुम मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर हो। 5% किन के लिए? अगर तुम रेस्टोरेंट सर्विस चलाते हो। समझ में आया बात? हाँ सर। तो इसका एडवांटेज क्या होगा? सर लेस कंप्लायंस है, बुक्स ऑफ मेंटेन रिकॉर्ड नहीं करना आपको, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इनवॉइस इशू नॉर्मल होगा आपका, बिलिंग में उतना डिटेलिंग नहीं होगा, रिटर्न फाइलिंग क्वार्टरली होंगे, टैक्स जमा क्वार्टरली होंगे। तो क्या, और आपको लोअर रेट पे टैक्स लग रहा है,
सर क्या लोअर रेट पे रख रहे हैं, इनपुट क्लेम नहीं करने देंगे और 5% या 1% जेब से भरना है। लेकिन बेटा मान लो तुम जो गुड्स बेचो उस पर 12% जीएसटी है, तो यहां पर तुम्हारी जेब से कितना बढ़ा, तुम अगर मान लो तुम जो रॉ मटेरियल लाते हो उस पर 5% जीएसटी है और जो गुड्स बनाकर बेचते हो उस पर 12% जीएसटी है मान लो, तो अब देखो तुमको कहां बेनिफिट हो रहा है। सर वो 5 का इनपुट भूल जाए, 1% गवर्नमेंट को जमा कर दे अपनी जेब से, तो अल्टीमेटली मेरी पॉकेट से कितना गया, 6%। मेरा गुड्स का दाम कम हो गया, मेरा सेल बढ़ेगा, तो फायदा तो है, लेकिन ये बहुत लोगों के लिए डिसएडवांटेजेस है। क्या डिसएडवांटेज है सर? पहला बात तो ये केवल और केवल विद इन द स्टेट वालों को या विद इन द यूटी वालों को अवेलेबल है। जो लोग आउटसाइड द स्टेट बिजनेस करते हैं, मतलब दूसरा स्टेट में माल बेचते हैं, उनके लिए ये स्कीम है ही नहीं। फिर बोला नो आईटीसी, तो एक दूसरा नेगेटिव बात यह कि इनपुट भूल जाओ। तीसरा बात, तुम अपने जिसको तुम माल बेचो उससे जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते, और नॉन टैक्सेबल गुड्स पे भी जीएसटी देना पड़ेगा, भले उस पर जीएसटी है या नहीं, तुमको जीएसटी भरना पड़ेगा। और तुम जिससे खरीद रहे हो, तुम जिसको बेच रहे हो, वो भी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। तो यहां पर व्यापारी लोगों को ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होने लगा कि हम जिसको बेच रहे हैं अगर वो भी बिजनेसमैन है तो हम तो उससे तो जीएसटी ले नहीं रहे, हम तो जेब से भर रहा है, तो उसका इनपुट का चेन टूट गया। तो समझ में आया बात, ये इसका नेगेटिव पॉइंट्स है। सबसे बड़ा मेजर नेगेटिव यही है कि तुम दूसरे स्टेट में माल बेचते हो तो तुम्हारे लिए स्कीम ही नहीं है। अब इंडिया में मेजोरिटी बिजनेसमैन ऐसा है जो विद इन द स्टेट आउटसाइड द स्टेट सब करता है, वो लोग के लिए तो ये स्कीम ही नहीं। बहुत ही कम बिजनेसमैन होंगे जो विद इन द स्टेट ही माल बेचते होंगे, छोटे छोटे दुकानदारों को छोड़ के तो कोई नहीं होगा। और ये दुकानदार बोल रहा है हम जेब से जीएसटी भरेगा नहीं, तो वो लोग वैसे नहीं लेते। तो ये स्कीम का एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ में आया। सर ये स्कीम का कुछ लिमिट है, हाँ थ्रेशोल्ड लिमिट हम पहले ही बोला। आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ये लिमिट अगर क्रॉस हो रहा है तो आपके लिए स्कीम नहीं है, और ये लिमिट के अंदर हो पिछले साल तो ये स्कीम आपको इस साल मिल जाएगी। क्या स्कीम है सर? अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस का काम करते हो तो आपके लिए क्या स्कीम है? अगर आप इन स्टेट में हो या 8 स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कोई भी यूटी, सॉरी ये 8 में हो, 8 में, तो आपका लिमिट कितना है? 75 लाख का टर्नओवर। और इनको छोड़ के अदर कोई भी स्टेट में या कोई भी यूटी में हो तो आपके लिए लिमिट कितना है? 1.5 करोड़, 150 लाख। अगर आप इस लिमिट के अंदर हो पिछले साल तो ये साल आप स्कीम ले लो। सर एक बहुत बड़ा इसमें कैच है, हम पिछले साल मेरा टर्नओवर था 60 लाख, 60 लैक्स इन 8 स्टेट में। क्या हम ये टर्नओवर ये स्कीम ले सकते हैं? बोलो हाँ या ना। ये 8 स्टेट में हम बिजनेस करता है और मेरा टर्नओवर 60 लाख है। हाँ, पिछले साल ठीक, हम स्कीम ले लिया। अब ये साल ना, अभी कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर। इंडिया में फंस जाती है। हाँ। सोनिया का सेक्स रैकेट में अभी अक्टूबर चल रहा है, हाँ है ना? मान लो मेरा अभी से टर्नओवर हो गया 80 लाख, अभी तक अप्रैल से लेके अभी तक। हम तो पिछला साल का टर्नओवर लिमिट को देख के स्कीम ले लिए, लेकिन करंट ईयर में मेरा टर्नओवर अभी तक 80 लाख हो चुका है। क्या हम ये स्कीम में रह पाएंगे? नहीं, हमको ये स्कीम तुरंत छोड़ना पड़ेगा। सर लेकिन प्रीवियस ईयर का दोनों कंडीशन देखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देख के ये स्कीम का ऑप्शन मिलेगा। अच्छा। करंट ईयर में भी ये स्कीम तब तक ही चलेगा जब तक तुम उस लिमिट के अंदर हो। अच्छा। जिस दिन वो लिमिट क्रॉस, मान लो अभी अक्टूबर महीना है, हम अब तक का सेल गिना अप्रैल से लेके अभी तक का अक्टूबर तक का, और हम देख रहे हैं 80 लाख सेल हो गया। तब जो नवंबर आएगा ना मेरे लिए, जब हमको रिटर्न फाइलिंग टैक्स जमा देने का डेट आएगा, अक्टूबर का अगला महीना क्या आता है? नवंबर। और जीएसटी का रूल हर चीज अगले महीने के लिए करते हैं। इस महीना जो काम हो उसका जमा करना अगले महीने, रिटर्न फाइलिंग टैक्स पेमेंट।
कंपोजिशन लेवल में क्वार्टरली है, क्वार्टर। कंपोजिशन लेवल में क्वार्टरली है, लेकिन नॉर्मली मंथली है। तो तुम्हारे लिए ये स्कीम अगले महीने से खत्म। अब तुम अगले महीना मंथली रिटर्न फाइलिंग करना और सब चालू कर दो, और पार्टी से जीएसटी कलेक्ट करना चालू कर दो, इनपुट क्लेम करना चालू कर दो। समझ में आया? हाँ। तो हम अब तक 2 लिमिट पढ़ाए हैं। पहला लिमिट, अगर तुम 75 लाख या 1.5 करोड़ के अंदर हो तो ये स्कीम तुम्हारे लिए है, और विद इन द स्टेट माल बेचते हो तो ये स्कीम तुम्हारे लिए। तीसरा कंडीशन, अगर तुम, अच्छा तीसरा कंडीशन जब आएगा तब बात करेंगे। ये देखो यहाँ पे लिखा भी टैक्स पॉइंट में, द पर्सन इज अलाउड टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम द करंट फाइनेंशियल ईयर। ये स्कीम, ये लिमिट कब देख रहे हैं? 75 लाख वाला पिछले साल। स्कीम ऑप्ट कब कर रहे हैं? करंट में। लेकिन अगर करंट ईयर में तुम्हारा टर्म लिमिट क्रॉस कर गया तो फिर ये स्कीम तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। ये बात हम बता दिया था, ठीक है? हाँ सर। अब यहाँ एक पंगा है सर, ऊपर किनका नाम है? रेस्टोरेंट सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स वाले लोग, ठीक है? आप अनम्यूटेड रहो बेटा एक बार, हाँ ये सर। पार्ट में डिस्कशन लगेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे कैच है तो फंसाएगा थोड़ा सा। अब पंगा क्या आ रहा है? ये रेस्टोरेंट वाले तो गुड्स भी बेच रहे हैं, सर्विस भी बेच रहे हैं। हाँ। ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर भी हैं जो लोग गुड्स भी बेचते हैं, सर्विस भी बेचते हैं, ठीक है? यस। तो उनके लिए पंगा हो गया सर, ये स्कीम तो गुड्स के लिए है और हम तो सर्विस भी बेचते हैं। तो गवर्नमेंट बोला एक चीज और चेक कर लो, एक कंडीशन और चेक करो, तुम्हारा जो टर्नओवर है, टर्नओवर एक पर्टिकुलर स्टेट में, उसका 10% या फिर 5 लाख, विच एवर इज हायर, अगर तुम्हारा सर्विस का वैल्यू है, इन दोनों में विच एवर इज हायर तक, अगर विच एवर इज हायर तक अगर तुम्हारा सर्विस का वैल्यू है, तुम्हारा टोटल टर्नओवर लेट से 90 लाख है वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल वो 8 स्टेट में नहीं आता, अदर देन 8 में आता है। हाँ। तो अदर देन 8 में आता है तो तुम्हारे लिए लिमिट क्या है कंपोजिशन लेवी लेने का? 1.5 करोड़, 1.5। ठीक है? तुम्हारा टर्नओवर है 90 लाख पिछले साल, तुम स्कीम ले सकते हो? हाँ ले लिए। अब पंगा ये आया, तुम ये स्कीम तो ले लिए, तुम्हारा तो गुड्स और सर्विस दोनों बेचना है, रेस्टोरेंट में तो सर्विस भी मिलता है। तो गवर्नमेंट बोला भैया ये स्कीम तो खाली गुड्स वालों के लिए, तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम अगर कोई मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर हो, रेस्टोरेंट सर्विस का काम कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए ये भी देखना पड़ेगा कि तुम्हारे टोटल 90 लाख का टर्नओवर का 10% कितना होता है? 9 लाख। 9 लाख या 5 लाख में हायर कौन? 9 लाख। वहां तक अगर तुम्हारा सर्विस का सेल है तो ये स्कीम तुम रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे टोटल टर्नओवर का उसमें गुड सर्विस सब है, यस सर। तो सर्विस वाला सेल अगर 10% के अंदर या 5 लाख के अंदर है, दोनों में एवरेज हायर। मेरा मान लो 40 लाख का टर्नओवर है, 40 लाख का 10% 4 लाख, तो 4 लाख और 5 लाख में कौन आया? 5 लाख। हाँ, तो 5 लाख तक अगर हम सर्विस से सेल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट बोला ठीक है ये स्कीम तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। उससे ज्यादा है तो फिर ये स्कीम तुम्हारी लेनी है। बात समझ में आया? हाँ सर। और अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस और कोई सर्विस सेलर है तो उसके लिए लिमिट कितना है? 50 लाख। 50 लाख। ठीक है? हाँ सर। अब यहाँ देखो एक गवर्नमेंट ना बड़ा भयानक काम करते हैं लोग, यहीं पर ना लोगों का परेशानी बढ़ाते। अब वो मैन्युफैक्चरर कौन है? यहाँ बोला ना, यहाँ पे एक चीज क्या बोला? मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडर आर अलाउड। कौन मैन्युफैक्चरर? सारे नहीं, क्योंकि सर एक तो कंफ्यूजन है,
आप ऊपर मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर बोल रहे हैं, फिर यहाँ पे भी बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस 50 लाख, तो ऊपर फिर कौन से मैन्युफैक्चरर बच गए? तो देखो यहाँ पे ये बता दिए, याद नहीं करना है लिस्ट। आइसक्रीम वाले, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, एश ब्रिक्स, फॉसिल ब्रिक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल्स आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन। इनको छोड़ के बाकी मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडर का बात किया। ठीक है सर, ये लिस्ट रटना नहीं रटना, इतना याद करके कोई लॉजिक नहीं बनता। ये समझ में आया? हाँ सर, समझ। सर रेट कितना होगा? तो यहाँ पे बताया, देखो मैन्युफैक्चरर अदर देन आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एडिटेड वाटर एक्सेट्रा, इनके लिए कितना है? तो ऊपर तो बोल ही देना, इनके लिए स्कीम ही नहीं है बेटा, इनके लिए तो ये स्कीम ही नहीं है ना, नहीं। तो उनको छोड़ के बाकी मैन्युफैक्चरर तो बचे, उनके लिए रेट कितना है? 1%। अगर IGST लगेगा तो 1% और CRS लगेगा तो 0.5। तुम अपने टर्नओवर का इतना GST अपने जेब से भर दो। अगर तुम ट्रेडर हो तो भी 1%, अगर तुम रेस्टोरेंट सर्विस चलाते हो तो 5%, और अगर तुम रेस्टोरेंट सर्विस चलाते, अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस कोई भी सर्विस चलाते हो तो उनके लिए 6%। क्लियर है? हाँ सर। ये जो 50 लाख वाला कहानी पड़े अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए, या ये 6% वाला बात जो उनके लिए पढ़ रहे हैं, ये पहले नहीं था, पहले सिर्फ गुड्स के लिए आया था कंपोजिशन लेवी, बाद में ये रूल 7 ऐड किया गया और सर्विस वालों को भी कंपोजिशन लेवी का ऑप्शन दिया गया। तो पहले रेस्टोरेंट सर्विस जो यहाँ पे दिया है 5%, फिर यहाँ पे भी दिया है ना, मतलब उस लिमिट के अंदर रहेगा तभी 5%। सर्विस अगर उस लिमिट के अंदर रहेगा तो हाँ वही। टोटल टर्नओवर तो 1.5 करोड़ है ही, 1.5 करोड़ या 75 लाख। ठीक, हाँ सर्विस भी देखना पड़ेगा उनका कितना लिमिट के अंदर है, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट ना, तुम जाते हो पिज्जा हट वगैरह, तुम पिज्जा खरीदते हो, बोलते हो अगर बाहर बैठ के खाएंगे तुम लोग, हम तो जैसे अपनी मॉल जाता है मेरे घर के पास जो है, हम वहां जब जाता है ना पिज्जा हट में, अगर तो अभी हमको बताइए, पहले जब जाता था तो पिज्जा हट में अगर हम पिज्जा लेके बाहर बैठ के खा रहे हैं ना, तो लोग मेरे से सर्विस चार्ज नहीं लेते थे, तो पूछते थे टेक अवे है या यहीं बैठ के खाएंगे। अच्छा, अगर बैठ के खा रहा है तो लोगों को बोलते हैं तो 100 रुपए अलग से सर्विस चार्ज भी लगेगा उनका एम्बियंस यूज करने का। क्योंकि देखो एक बात समझो, तुम्हारे यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए था मन में, सर कौन सा रेस्टोरेंट है जो बिल में सर्विस अलग और गुड्स का दाम अलग अलग करके बताते हैं? कोई बुकिंग करता है क्या ऐसे? कुछ रेस्टोरेंट लेते हैं, कुछ रेस्टोरेंट लेते हैं, लेकिन मेजोरिटी, हाँ मेजॉरिटी नहीं लेते। मेजोरिटी तो बताते ही नहीं है ना अलग अलग चार्ज के। नहीं और कुछ रेस्टोरेंट में बेटा सर्विस चार्ज अलग से ऐड करते हैं, वो भी ऑप्शन देते हैं छोड़ने का। वो तो सिर्फ सर्विस टैक्स है ना। सर्विस टैक्स बोल के कोई चीज ही नहीं है बेटा, आप और हम बहुत बड़े मित्र में जी रहे हैं। लगाते हैं, हाँ तो वो उसको सर्विस हटा टैक्स सकते हैं हम नहीं लोग। है, उसको टैक्स कभी मत बोलना। टैक्स किसी का औकात नहीं है कि हटा सके। अगर गवर्नमेंट बोलता है सर्विस टैक्स लो, तो कोई कैसे सर्विस टैक्स हटा सकता है अपने मन से? क्योंकि अभी सर्विस टैक्स तो नहीं है ना। हाँ तो बेटा सर्विस टैक्स तो है ही नहीं, तो वो लोग ले किस बात कर रहा है? वही आपको बेवकूफ बनाते हैं, वो चार्ज की जगह टैक्स वर्ड यूज कर देते हैं, लेकिन मेजोरिटी की जगह देखना सर्विस चार्ज ही लिखा है। हाँ हम लोग उसको टैक्स की तरह पढ़ लेते हैं। ये सर्विस टैक्स है, सर्विस चार्ज वो गवर्नमेंट वाला सर्विस टैक्स है नहीं है। ये क्या है? ये लोग जो अपनी जेब में डालते हैं तुमसे सर्विस चार्ज बोल के, इसीलिए ये ऑप्शनल भी हो जाता है कि हटाना है तो हटा लो। इसलिए नहीं हटाने मिलता है क्योंकि अब इंडिया में सर्विस टैक्स नहीं है ही नहीं, तो ले क्या रहा है? गवर्नमेंट को जमा किस नाम से करेगा फिर ये पैसा, अगर है ही नहीं तो? हाँ ये कहीं जमा नहीं होता, जो उनकी जेब में चला जाता है। गवर्नमेंट क्या बोला कि ये फ्रॉड है। भैया तुम तो खाने का बिल जब बना रहे हो, खाने का बिल में तो तुम ऐड कर दिए ना। क्या खाना का दाम है क्या? 250 रुपए एक सब्जी का दाम है क्या बेटा? नहीं। तुमको क्या लगता है?
वो सब्जी जो बनाते हैं पनीर का, हम एक सब्जी लिया मान लो, हाँ पनीर, और उसमें 8 पीस 9 पीस पनीर का टुकड़ा डाल दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 पीस 25 30 पीस मटर का दाना डाल दिया, मटर पनीर, हाँ उसमें ग्रेवी डाल दिया, मसाला डाल दिया, मान लिया इन सब का मिला के टोटल कॉस्ट क्या पड़ सकता है? आप लोग बीइंग वुमेन, आप लोग मेरे से बेटर एक्सप्लेन करोगे इसको। 80-90 रुपीज। एग्जैक्टली, वो भी बहुत ज्यादा बोलती है बेटा आप। हाँ वो भी ज्यादा है। सर हम उनका कुकिंग गैस का दाम भी जोड़ लिया, वो भी तो लग रहा है। हाँ सर। और सर उनका शिफ्ट का इलेक्ट्रिक बिल भी जोड़ लिया, वो भी तो लग रहा है। सर सब जोड़ के आप 100 रुपया बोल दीजिए, उससे ऊपर नहीं है, तो बाकी 150 क्या है प्रॉफिट। बिल्कुल बेटा, वो प्रॉफिट में सर्विस भी इंक्लूड है। वो लोग बना के दे रहे हैं, उसका भी तो दाम ले ही रहा होगा तुमसे। तुमको टेबल पे सर्व कर रहा है, उसका भी तो दाम ले ही रहा होगा तुमसे। उनका रेस्टोरेंट का भाड़ा लग रहा है, वो भी तो दाम ले ही रहा होगा तुमसे। हाँ सर। हाँ तो बेटा वो सब ले रहे हैं, उसके अलावा फिर और चार्ज किस बात तो ये पूरा पोपटगिरी है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि नहीं ले सकता रेस्टोरेंट वाला, इसीलिए वो लोग ये ऑप्शनल वाला कंसेप्ट लेकर आया, ताकि कुछ कस्टमर बेवकूफ हो तो ध्यान नहीं दे तो दे जाए। हाँ तो ये कोई टैक्स ही नहीं है, ये तुमसे लेके थोड़ी ना सरकार को देने वाला है वो लोग। तो बेटा जी वो सर्विस चार्ज है, उसका बात हम नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली हम उसी का बात कर रहे हैं, हम जीएसटी में जब बात कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली तुम एक बात बताओ, अगर हमको 250 रुपये में सब्जी दे रहे हैं और अलग से सर्विस चार्ज नहीं लगा रहा है बिल में, तो 250 में उसका लेकिन वो सर्विस देने वाला पार्ट भी इंक्लूडेड है। हाँ बट वो उसका हमसे कोई अलग से बिल तो बना नहीं रहा है वो अलग से, तो वो कहीं, और वो अपने कंप्यूटर में भी एंट्री नहीं कर रहा होगा अलग अलग कि गुड्स का हम इतना कमाए और सर्विस का इतना कमाए। नहीं। तो ये टर्नओवर का ब्रेकअप करोगे कैसे? हाँ वही। ये टर्नओवर का ब्रेकअप का रूल तो तब आएगा ना जब तुमको फिगर अलग अलग पता हो। हाँ तुम तो 250 रुपया सर्विस का ले लिए, गुड्स का ले लिए पूरा सब्जी का, तो अब कैसे उसको अलग करोगे? तो यही बात हो रहा है, ये उनका बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो अलग अलग दिखता ही नहीं है। लेकिन जो होटल रेस्टोरेंट अलग अलग चार्ज करके लेता है, गवर्नमेंट उनके लिए बोल रहा है ये बात कि अगर तुम्हारे लिमिट पार कर रहा है 5 लाख वाला या 10% वाला तुम्हारे टोटल टर्नओवर का, तो तुम्हारे लिए ये स्कीम नहीं है। तुम नॉर्मल स्कीम में रहो, तुम नॉर्मल कस्टमर से जीएसटी लो, तुम नॉर्मल भरो, ठीक है। हाँ सर। और दोनों में विच हायर दिया बेटा। गवर्नमेंट भी दुकान रेस्टोरेंट वालों के साथ बदमाशी नहीं करना चाहता। अब अगर मान लो मेरा 1 करोड़ 10 लाख का सेल है, टर्नओवर है, 1 करोड़ 10 लाख का 10% 11 लाख। 11 हाँ ठीक है, 11 लाख और 5 लाख में कौन आया? 11 लाख। तो हम दोनों लिमिट को रख लिया, मेरा टोटल टर्नओवर भी 1.5 करोड़ पार नहीं कर रहा है, और मेरा सर्विस वाला पार्ट भी 10% से ज्यादा क्रॉस नहीं कर रहा है। अगर मान लो मेरा सर्विस का बिलिंग 10 लाख का हो, हम लिमिट के अंदर सर्विस को अलग कैसे करेंगे? मतलब आप जो बोला तो रेस्टोरेंट वाला, कुछ भी ढंग का रेस्टोरेंट वाला उन लोगों को बोला जाता है तुम अपना बिलिंग में अलग अलग शो करो। वो लोग करता भी है एंट्री मारते समय कुछ नहीं, मैंने नहीं देखा आज तक। हम लोग नहीं देखे, वो लोग करते भी हैं। तो ये रहा रूल, ठीक है। और हाँ, नॉर्मल खाली सर्विस प्रोवाइडर मेरा जैसा, हम आर्किटेक्चर है, हम चार्टेड है, हम क्या बोलते हैं डॉक्टर का सर्विस दे रहे हैं, मेरे लिए लिमिट कितना है? 50 लाख। हाँ हम अपने कस्टमर से जीएसटी नहीं लेगा अगर मेरा 50 लाख के अंदर टर्नओवर है तो। साल का अगर हम 50 लाख से कम फीस कमाता है, मेरा टर्नओवर मतलब क्या होगा? मेरा फीस। हाँ तो मेरा फीस जो हम कमाते हैं अगर वो 50 लाख से कम है, तो हम चाहें तो हम कंपोजिशन लेवी में रह सकते हैं। हमको जीएसटी कितना भरना पड़ेगा? जब तक 6% इनपुट भूल जाओ और कस्टमर से कलेक्ट नहीं करना, ये 6% ये आपको अपनी जेब से भरे। नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, अदर देन रेस्टोरेंट वाला नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर है ये बात? हाँ सर। अभी तक रेस्ट्रिक्शन क्या क्या पढ़ लिए? 75 लाख 1.5 करोड़ का एक अमाउंट का रेस्ट्रिक्शन पढ़ लिए, एक पढ़ लिए विद इन द स्टेट बिजनेस होना चाहिए, तो आउटसाइड द स्टेट नहीं, ठीक है। हाँ सर। एक और लिमिट है जो यहाँ कहीं भी आएगा, शायद हम आगे दिखा भी देगा, बट हम अभी पहले बता दे रहे, मेरे मन में बार बार आ रहा है, फिर वो कहीं मिस आउट हो जाएगा। क्या है एक और लिमिट?
सर आपका ऑनलाइन सेल नहीं होना चाहिए, आप ऑनलाइन ऑपरेटर नहीं होने चाहिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं होना चाहिए। 3 मेजर रेस्ट्रिक्शन पढ़ाया हम आपको, टर्नओवर का लिमिट, विद इन द स्टेट का लिमिट, एंड आप ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये 3 अगर आप कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम ले लो, और प्लस ये सर्विस वाला चौथा कंडीशन रेस्टोरेंट वालों के लिए, ठीक है। हाँ सर, ठीक। ये आपका लिमिट का काम। अब यहाँ पे अदर रिस्ट्रिक्शन भी पढ़ लेते, क्या लिखा है देख लेते हैं। बड़ा टॉपिक कंप्लीट। रिस्ट्रिक्शन ऑन सप्लायर ऑफ गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम। ये पहले उनका बात कर रहा है जो लोग सप्लायर ऑफ गुड्स है या रेस्टोरेंट सर्विस है। ही इज नॉट एंगेज इन द सप्लाई ऑफ सर्विस, वो लिमिट सप्लाई ऑफ सर्विस वाला लिमिट क्रॉस नहीं करे, वो 10% या 5 लाख वाला। ही इज नॉट एंगेज इन मेनी इन सप्लाई ऑफ सर्विस इज नॉट लेविएबल टू टैक्स अंडर दिस हाउएवर मे बी एग्जम्प्टेड सप्लाई। अच्छा, अगर अब एक बात आता है, ये जो टर्नओवर का लिमिट कैलकुलेट करोगी, अब मान लो हम आपको 2 चीज बेच रहे हैं, एक टैक्सेबल और एक एग्जम्प्टेड है, तो 1.5 करोड़ का लिमिट किसके लिए देखोगे, टोटल पे कि सिर्फ टैक्सेबल वाला आइटम पे? सर टोटल पे देखेंगे। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। जीएसटी में पूरा चैप्टर में बेटा जब जहां टर्नओवर का कोई लिमिट का बात की है, ऑलवेज टोटल टर्नओवर की लिमिट का बात की। ये बात एकदम कॉमन की तरह याद कर लो। हाँ सर, जहां देखा है ना कि कोई लिमिट देखना है हमको कि टर्नओवर क्रॉस हो रहा है नहीं हो रहा है, वो लिमिट जहां जहां बात आएगा ऑलवेज एक ही नोशन पे बात आएगा, तुम्हारा टोटल टर्न, सब कुछ जो तुम बेचते हो, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल जो बेचते हो, इंडिया के बाहर भी अगर तुम बेच रहे हो तो वो भी लेना है। एक्सपोर्ट पे तो जीएसटी नहीं लगता, बट कैलकुलेशन के टाइम में वो भी लेने, ठीक है। हाँ सर, ठीक। इसके अलावा क्या बोला, इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, तो हम पहले बोल दिया था, दूसरा स्टेट में सप्लाई नहीं होना चाहिए। हाँ ये रहा, तुम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू माल नहीं बेचते हो सर, इसीलिए ये स्कीम ना मेजोरिटी लोग ले ही नहीं पाते। आज की डेट में बेटा छोटा छोटा दुकानदार भी तो ऑनलाइन बेच ही लेते हैं कुछ तो, सब तो स्विगी जोमेटो पे लिंक्ड है। हाँ, कौन सा रेस्टोरेंट है जो स्विगी जोमेटो पे लिंक नहीं है? चलेगा ही नहीं सर, आज की डेट में बर्बाद हो जाएगा, ठीक बात ना। हाँ सर। नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। अच्छा, हम ई कॉमर्स ऑपरेटर है कि हम तो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं? नहीं, नहीं, क्यों नहीं है? तो आप ऑनलाइन कुछ सेल थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, हम तुमको ऑनलाइन बैठ के पढ़ा रहे हैं, हम ऑनलाइन सर्विस यूज कर रहे हैं, हाँ। वो अलग बात हो गया। यही अगर हम पढ़ाई वाला पे लिंक होता और उसके थ्रू अपना सर्विस बेच रहा होता, वो पढ़ाई वाला नहीं, क्या नाम उसका, फिजिक्स वाला सर, पढ़ाई वाला तो यही है। अच्छा, अरे नया नाम मिल गया, ये वाला खोलेंगे पढ़ाई वाला। मतलब वो फिजिक्स वाला, या ये लोग है ना बाईजूस, हाँ हम इनके सर। थ्रू बेच रहा होता तो क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर का कैटेगरी में आता? हाँ, वो लोग तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से। वेरी गुड, मेरे लिए वो स्कीम फिर नहीं होती, ठीक है। हाँ, और सर अगर आप ये पान मसाला, आइसक्रीम, ऊपर जो लिंक आइटम बताया था, 3 आइटम तो याद रखना बेटा, पान मसाला, आइसक्रीम और एरेटेड वाटर, ये 3 का मैन्युफैक्चरर अगर आप हो तो फिर जैसा ना लिस्ट है अच्छा खासा, सारा लिस्ट मत रखना, बट पान मसाला या टोबैको आइटम तो एक साथ याद हो जाएगा। जी। आइसक्रीम याद रखना, एरेटेड वाटर याद रखना, एरेटेड वाटर मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। जिस भी में भी कार्बन मोनोऑक्साइड नाम का कुछ फ्लूइड यूज होता है, वही एरेटेड वाटर, ठीक है। ये सब पढ़ लिए यहाँ पे, और कुछ बात है? ये एक मस्त पॉइंट है, मेरा ना 2 अलग अलग बिजनेस है लेकिन सेम पैन नंबर पे है, तो मेरा अगेन भाई, हमको कंपोजिशन स्कीम अगर लेना है तो सब प्रोडक्ट के लिए लेना होगा, हम ये नहीं बोल सकता। अब मान लो मेरा एक कलकत्ता में बिजनेस है और एक मेरा देहरादून में बिजनेस है, देहरादून यानी उत्तराखंड, कलकत्ता यानी वेस्ट बंगाल, 2 अलग अलग स्टेट, हाँ 2 जीएसटी नंबर होगा मेरा, बिल्कुल। बिल्कुल होना पड़ेगा, लेकिन पैन नंबर तो सेम होगा ना बेटा। हाँ
हाँ, तो ये स्कीम हम तभी ले पाएगा जब हम सबके लिए ले रहे हैं। स्टेट वाइज ये लिमिट नहीं है, तुम्हारा पैन नंबर वाइज ये लिमिट है। अच्छा, ठीक है जी सर। इसके अलावा और कुछ बचा नहीं, आई थिंक कंपोजिशन स्कीम में। हाँ, ये स्कीम तुम तब मत लेना जब तुम्हारा गुड्स ही ऐसा है जिसपे जीएसटी नहीं लगता। तो तुम क्या पागल हो? जिस गुड पे जीएसटी नहीं लगता तुम उसमें कंपोजिशन स्कीम लो और जबरदस्ती अपनी जेब से 1% भरोगे। हाँ। सर क्यों भरेंगे? जब हम जीएसटी स्कीम में नहीं आना है तो हम काहे का कंपोजिशन स्कीम लेंगे? तो ये फालतू पॉइंट है। फिर से वही रेस्ट्रिक्शन घुमा के लिए आया। ओ अच्छा, ये सप्लाई और सर्विस के लिए बता रहे हैं सेम रेस्ट्रिक्शंस। तुम इंटरस्टेट नहीं कर रहे हो, ई कॉमर्स ऑपरेटर पे नहीं कर रहे हो, वो नोटिफाइड गुड्स का सप्लायर नहीं हो। देखो, हम सर्विस देते हैं केवल, लेकिन वो नोटिफाइड वाला गुड्स का, वो आइसक्रीम हेन तेन वो सब का तो भी नहीं है। हाँ। मतलब हम उसका मान लो कमीशन एजेंट है, हम तो सर्विस दे रहे हैं ना खाली। जी हम कमीशन एजेंट है इसका अमूल आइसक्रीम का, और आप एक दुकानदार हो, आप तक वो आइसक्रीम पहुंचाने का हम कमीशन लेते हैं। जी। तो भी मेरे लिए ये स्कीम नहीं है। ठीक है, हम नॉन रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस बात है। ये वही रेस्ट्रिक्शन जो ऊपर गुड्स के लिए था, यही रिपीट मार दिया, कुछ नहीं। सेम बात फिर लिख दिया, सेम पैन नंबर में होना चाहिए। ये एग्रीगेट टर्नओवर वाला बात जो बोला आपको, जो बोला वही बोला। सारा टर्नओवर लेंगे, एक्सपोर्ट भी लेंगे, एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी लेंगे, टैक्सेबल गुड्स भी लेंगे, सब जोड़ जाड़ के देखेंगे हम विद इन आरसीएम आते हैं कि नहीं आते। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ काम का बात नहीं है, आई थिंक मोटा मोटी हो गया। देखो, ये वाला बात यहां लिखा, लैप्स ऑफ ऑप्शन। ये ऑप्शन लैप्स कब हो जाएगा बेटा? सर जब करंट फाइनेंशियल ईयर में हम वो टर्नओवर वाला लिमिट क्रॉस कर रहे होंगे या सर्विस वाला लिमिट क्रॉस कर रहे होंगे। ठीक है ना? हेलो। हाँ सर। हाँ सर, ठीक है। आपको पार्टी से टैक्स कलेक्ट नहीं करना है, इनपुट क्लेम नहीं करना है, ये घुमा फिरा के नहीं, एक ही बात को 3 बार लिखो। हाँ, ये वाला पॉइंट काम का है। सर आप कंपोजिशन स्कीम में थे, फिर भी किसी से जीएसटी ले लिए तो वो जीएसटी आप जमा कर दोगे गवर्नमेंट को, अपने पास नहीं रखोगे और आप पे फाइन पेनल्टी भी लगेगा। मतलब स्कीम का रूल तोड़ते हो तो आप पे फाइन पेनल्टी लगेगा। एक यहाँ हो गया। हाँ, आपको ये स्कीम अगर लेना है तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा जीएसटी आईटीसी 03, तभी आपको स्कीम मिलेगा। विद इन 60 डेज, जिस दिन आपको ये स्कीम, आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा ना, जिस दिन फाइनेंशियल कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल, हाँ। तो उसके 60 डेज में आपको गवर्नमेंट को बोल देना हम ये स्कीम ले रहे हैं कि नहीं। क्योंकि पिछला फाइनेंशियल ईयर तो खत्म हो ही गया है 31 मार्च को, तो आपको पता तो चलेगा आप स्कीम का लिमिट लेने लायक हो या नहीं। जी सर। तो आप तुरंत 60 डेज में बता दो। 60 डेज में नहीं बताए तो नहीं ले सकते। तो इस साल नहीं ले पाओगे, अगले साल लेना। फिर सर हर साल ऐसे जीएसटी का मतलब चेंज हो सकता है? देखो बेटा, आपको ये स्कीम में आना है तो एवरी ईयर हमको पिछला फाइनेंशियल ईयर को देखना पड़ेगा। तो जरूरी है क्या बेटा, हम पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस नहीं किया, इस फाइनेंशियल में तो क्रॉस कर ही सकते हैं, तो फिर अगले साल ये मेरे लिए स्कीम नहीं होगा ना। देखो, करंट अक्टूबर आते आते मेरा टर्नओवर हो गया 1,90,00,000। हम पिछला साल मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे था, हम इस साल स्कीम आउट कर लिए। हाँ। लेकिन अब मेरा टर्नओवर है बेटा 1,90,00,000, क्योंकि स्कीम छोड़ना पड़ेगा कि नहीं अभी के अभी। हाँ हाँ, छोड़ना पड़ेगा। तो अब अगले साल ले पाएंगे कि नहीं? नहीं, अगले साल नहीं। अगले कैसे लेंगे सर? अब अगले साल के लिए हमको इस साल का टर्नओवर देखना पड़ेगा, वो तो ऑलरेडी 1.5 करोड़ क्रॉस है। तब स्कीम में कैसे आओगे? आपके लिए तो स्कीम है ही नहीं। ठीक है। तो ये एवरी ईयर चेक करते रहना पड़ेगा, और कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। एक वर्ड ना बार बार आ रहा है, हम आपको बता देते हैं। देखो, कंपोजिशन लेवी में रेस्ट्रिक्शन में एक बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो नॉन रेसिडेंट तो नहीं होना चाहिए और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी नहीं होना चाहिए। ये वर्ड ना थोड़ा सा आपके समझने के लिए जरूरी है। होता क्या है तो एक छोटा सा लाइन, लेकिन बहुत नॉर्मली क्या लग रहा है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन।
से मतलब जो हमेशा टैक्स नहीं पे करते, कभी कभार जीएसटी में ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? जी इनकम टैक्स में तो हो सकता है, जीएसटी में ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कभी टैक्स देना है कभी टैक्स नहीं देना है? नहीं, सुनो मेरा बात। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, मान लो मेरे पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, बट कोई एक ट्रांजेक्शन के लिए हम उस दायरे में फॉल कर रहे हैं तो भी। या फिर कभी कभी क्या होता है बेटा, मान लो मेरा कलकत्ता तो दिल्ली माल बिकते हैं, बट हरियाणा, मेरे मामा जी के साथ एक केस हुआ, आपको मस्त केस बताते हैं। मेरे मामा जी का सिलीगुड़ी से दिल्ली माल जाता है। अच्छा जिस पार्टी का गोडाउन है ना, शोरूम है दिल्ली में, ऑफिस है दिल्ली में, लेकिन दिल्ली का तुम एक केस जानते हो, दिल्ली कब हरियाणा या यूपी घुस जाए नहीं पता चलता, क्योंकि दिल्ली हरियाणा यूपी का बॉर्डर पे है। दिल्ली में एक जगह ना गाजियाबाद, हाँ लोग उसको दिल्ली मानते हैं, लेकिन वो है यूपी में, यूपी के टेरिटरी में आता है। अब ये बड़ा पंगा है। दिल्ली एनसीआर बोलते हैं ना, हाँ सर अब वो एनसीआर यूपी का बॉर्डर में आता है। तो ये बड़ा अजीबोगरीब खेल है। अब मेरे मामा जी का माल क्या था, मामा जी को पता था वो दिल्ली का रजिस्टर्ड पार्टी है, हाँ मामा जी दिल्ली का बिलिंग करके भेज दिए। जी अब पंगा ये हो गया कि उसका जो गोडाउन था वो हरियाणा में फॉल कर रहा है, हरियाणा या यूपी में फॉल कर रहा है। अच्छा अब गोडाउन में माल पहुंचा, वो बोला गोडाउन का एड्रेस देके यहाँ माल भेज दीजिए, मामा जी वहां पे ट्रांसपोर्टर को वहां का एड्रेस दे दिए। जैसे ही वो हरियाणा बॉर्डर में या यूपी बॉर्डर में एंटर किया ट्रक, तुरंत वो लोग कस्टम वालों को पकड़ के बोलता है जीएसटी दीजिए यहाँ का। अच्छा मामा जी बोले ये क्या चक्कर है, तो पता किया हम लोग, तो पता चला कि अरे हाँ ये तो बिलिंग में दिल्ली का जीएसटी नंबर है, माल घुसा है हरियाणा में या यूपी में। तो उस जगह वहां पे एक बार टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा। सर जब वे बिल बनाएंगे तब ट्रांसपोर्टर मतलब हाँ, तो वे बिल जब बनाए ना, वे बिल तो हम बनाए, तुम्हारा, तुम दिल्ली की पार्टी हो मान लो, तुम हो दिल्ली की पार्टी, हाँ हम तो तुम्हारा, तुम हमको अपना जो जीएसटी नंबर दिया हम तो उसी पे वे बिल बनाएगा ना। हाँ वही हाँ, तो हम तो वे बिल बना दिया वहां का, वो जीएसटी नंबर दिल्ली का, उसका माल दूसरा हरियाणा या यूपी में। अच्छा जो गोडाउन है वो हरियाणा या यूपी में है। हाँ हाँ समझ बोला ना दिल्ली इतना थिन बॉर्डर लाइन है ना, जी तुम कब दिल्ली में और कब हरियाणा में तुम्हारा एक पांव में तुमको नहीं पता, क्योंकि दिल्ली एक्चुअली में खुद में कोई स्टेट नहीं है। बड़ा अजीबोगरीब पंगा लगता है। अब वो पार्टी को भी ये ध्यान नहीं दिया कि हम क्या करके बैठे। तो जो भी है, मतलब हमको हरियाणा में एक टेम्पररी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा, एक दिन का मिलता है, क्योंकि अब हमको हरियाणा में जीएसटी भरना है, भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। हमको तो पार्टी से लेके भरना है, मेरी जेब से थोड़ी नहीं जा रहा है पैसा। हाँ लेकिन पंगा ये है कि हम भरे कैसे, क्योंकि जीएसटी तो एक ऑनलाइन पोर्टल है, जीएसटी नंबर तो हमको वहां पे कैजुअल टैक्सेबल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा, अच्छा टेम्पररी, और वहां जीएसटी भर के फिर वो रजिस्ट्रेशन नंबर लेस कर दिया हम लोग। हाँ तो ये सब हो जाता है कांड, केस होता है ना तब पता चलता है, अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। हम लोग भी ऐसा पका गए, ये करेंगे कैसे, ये कैजुअल टैक्सेबिलिटी रजिस्ट्रेशन हम लोग को भी नहीं पता था, हम लोग भी कंफ्यूज है, ये पे करेंगे कैसे, पे करना है 35,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है, भर देंगे 35,000 रुपया, हाँ लेकिन भरेंगे कैसे। तो फिर पता चला वहां का लॉयर से बात करके कि अच्छा ये स्कीम है, तो स्कीम है तो भैया कराओ, उसको भी बोले यहाँ बैठे बैठे फोन पे, वहां का जो पार्टी था वो वहां पे करवा के दिया, वहां का लॉयर एक पकड़े, वो लॉयर करवा के दिया, टेम्पररी बोल के, कैजुअल टैक्सेबल बोल के जमा किए, फिर हटा के। लॉयर जीएसटी नंबर, हाँ, लॉयर सीएमए सीएस सीए, ये लोग जीएसटी का, इनकम टैक्स का सबका काम कर सकते। लॉयर जीएसटी इनकम टैक्स एक एक्ट ही तो है बेटा, लॉ ही तो है, हाँ टैक्स लॉ है, उसमें क्या होगा। तो कौन ये बोला है कि क्राइम लॉ वाला टैक्स लॉ का काम नहीं कर सकता। हाँ, टैक्स लॉ वाला क्राइम लॉ का काम नहीं कर सकता, ये ठीक है। मतलब हम लोग क्रिमिनल केस नहीं लड़ सकते जाएंगे, मर्डर का केस, लेकिन मर्डर वाला लॉयर ये काम कर सकता है। कौन लॉयर का पोस्ट, लॉयर है ना, देखा जाए
तो मतलब लॉयर एक ऐसा डिग्री है जिसका पावर बाकी सब डिग्री से बहुत ऊपर है. They can do varieties of work which we can't. ये होता है. तो चलो ठीक है, यहाँ पे मोटा मोटी बात पढ़ ली है. और यहाँ पे उतना कुछ काम का बात नहीं है. वैलिडिटी वाला बात भी पढ़ ही लिए है. तुम जब विड्रॉ करोगे ना खुद को, तब भी तुमको एक जीएसटी फॉर्म भरना पड़ेगा 7 दिन में. तो अप्लाई करने के लिए 60 दिन और हटाने में 7 दिन. मतलब जब तुमको पता चल गया तुम्हारा टर्नओवर पार कर गया इस साल, तब 7 दिन के अंदर CMP 04 भर दो और यहाँ पे हो गया. कुछ काम का उतना नहीं. प्रैक्टिकल सम्स है. ठीक है. अब आता है टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई. पहले आज टाइम खत्म कर लेते हैं. टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या? इस दिन को डेट ऑफ सप्लाई माने. मेरा बोलना ही है, हम ये निचोड़ निकालना चाहते हैं. मेरा क्रक्स, मेरा ऑब्जेक्टिव यही है जानना यहाँ पे. किस डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई माने. सर ये इतना बड़ा इशू क्यों है? मान लीजिए कुछ भी नहीं, पंगा बहुत बड़ा है इसके पीछे. यहीं पे फ्रॉडगिरी का खेल चालू होता है. कैसे? हम आपको बहुत मस्त एग्जांपल से समझाते हैं. हम आपको गुड्स बेचा 29 जून को, एकदम नियर टू एंड ऑफ द मंथ. अगर हम प्रॉपरली बिलिंग बनाता अंकित 29 जून का, तो हमको ये जीएसटी जमा कब करना पड़ता? जुलाई में. नेक्स्ट मंथ जुलाई में. जुलाई 10 तारीख के अंदर या 11 तारीख के अंदर हमको अपना सेल का डिटेल भरना पड़ता. हाँ. और फिर जुलाई 20 तारीख के अंदर हमको जीएसटी पेमेंट करना पड़ता. हाँ. लेकिन यही हम अंकिता को पटा लें और हम बोले अंकिता बिल बना दें क्या 2 जुलाई का? बोला बना दो, मेरे क्या ही फर्क पड़ा. हम बना दिया. अब बेटा बिलिंग डेट क्या हो रहा है? 2 जुलाई. हाँ. तो हमको जीएसटी कब भरना पड़ेगा? अगस्त में. वेरी गुड. क्योंकि मेरा जून महीने का इनपुट बहुत कम था. हमको पता था मेरे जून महीने में परचेज बहुत कम है, तो हम तुम्हारे साथ सेटअप करके बुद्धि लगाया. हम बिलिंग ही बनाया जुलाई का, ताकि जीएसटी जमा ही करना पड़े हमको अगस्त में. तो जुलाई में मेरा इनपुट बहुत आ जाएगा, हमको पता था. या जुलाई में मेरा बाकी आउटपुट उतना नहीं होगा, हमको पता था. तो हिसाब से हम गवर्नमेंट को बिना जीएसटी भरे सेल कर लिया इनपुट के एडजस्टमेंट के साथ. जी. गवर्नमेंट बोला भैया ये सब फ्रॉडगिरी हम नहीं चलेगी. हम तुमको बता देते हैं टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, उस डेट के अंदर भरना पड़ेगा. सर ये कौन पकड़ सकता है? बेटा कोई नहीं पकड़ता. कौन ही पकड़ लेगा यहाँ बैठ के? हम अंकिता को माल 29 जून को बेचे थे कि 2 जुलाई को. अनलेस एंड अनटिल माल ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहा है तब तो पकड़ा ही जाएगा. हाँ. अदरवाइज नहीं पकड़ सकते. कोई तुम मेरे दुकान में आके माल खरीदे बेटा, हाँ. हम तुमको बोला अंकिता बिलिंग 2 जुलाई का कर देंगे, आज 29 जून है. आधा से बेसी टाइम तो तुम शायद बिल पे डेट भी नहीं देखो. हाँ. मेरा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में तुम आके टीवी खरीदे मेरे दुकान से, कहा तुम डेट देखते हो? बिल पे एग्जैक्ट डेट क्या लिखा? तो पॉइंट इज पकड़ा जाओ तब फ्रॉड का बात है. रूल तो पकड़े जाते वक्त के लिए ना. हाँ सर. हाँ तो रूल पढ़ा रहे हैं हम लोग. तो लोग पहला आर्गुमेंट यही करता है, सर कौन पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा? भाई ठीक है, नहीं पकड़ेगा ऐश करो. पकड़े जाओ तो आ जाना पेनल्टी देने. हाँ. तो ये है बात. तो सर वो डेडलाइन है क्या, वो जानना है. तो देखो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए हमें क्या लिखा? जीएसटी लॉ प्रोवाइड सेपरेट प्रोविजन टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस. गुड्स के लिए अलग रूल है और सर्विस के लिए अलग रूल. ठीक है सर, क्या रूल है? तो देखो पहले यहाँ पे बोला गुड्स के केस में द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल बी अराइज ऑन द टाइम ऑफ सप्लाई एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन. ये फालतू लाइन लिखा है क्या? मतलब डिफरेंस बिटवीन भी बनाता है ना, इतना फालतू बनाता है. ये डिफरेंस बिटवीन नहीं है, ये कुछ और है. ये बताना क्या चाह रहा है ये चार्ट? मतलब कुछ को क्या माने? ओ ये 6 पॉइंट पढ़ेंगे इसमें. हाँ. पहला बात पढ़ेंगे कि यहाँ पे प्रोविजन यानी डेट क्या बताता है. फॉरवर्ड चार्ज के केस में, रिवर्स चार्ज के केस में डेट क्या होगा?
और अगर हम आपको वाउचर दे रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, फिर अदर केस क्या होगा, ठीक बात। और वही चीज सर्विस की केस में पड़ेगी, फिर फालतू चार्ट बनाए। छोड़ो, आओ नीचे टॉपिक पे डायरेक्ट। हमको लगा कि क्या लिखा है, पहले आ रहे हैं सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। अब ये फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है सर? रिवर्स चार्ज का उल्टा नॉर्मल। हाँ सर, रिवर्स चार्ज उल्टा होता है, फॉरवर्ड चार्ज ही नॉर्मल होता है। हाँ, तो फॉरवर्ड चार्ज के केस में क्या बोला, 3 डेट बोला, विच एवर इज अर्लियर ले लो। जिस दिन इनवॉइस पे डेट लिखा हुआ है वो डेट, या वो लास्ट डेट जिस दिन इनवॉइस बन जाना चाहिए था, या फिर सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन यहाँ पेमेंट के केस में नॉट रेलेवेंट लिख दी। तो सर क्योंकि बेटा गुड्स के केस में एडवांस पेमेंट पे जीएसटी लगता ही नहीं, सर्विस के केस में लगता है। अच्छा, अगर हम आप हमको अभी फीस दे दो और पढ़ाई करो अगले महीना, हाँ, मेरे को जीएसटी इसी महीने का मान के अगले महीने भरना पड़ेगा। देखो, एक तो हम ये बोलना बंद कर रहे हैं अंकिता कि जून का जीएसटी जुलाई में भरते हैं। हाँ, हम जून का जीएसटी बोलेगा आपसे, ठीक है। आप समझ लेना कि जून का जीएसटी बोलना चाह रहे, मतलब सर ये बोलना चाह रहे जुलाई में जमा देने वाला। जीएसटी किस मंथ को बिलोंग कर रहे हैं हमको उससे मतलब है। सर जमा तो अगले महीने या क्वार्टरली में अगले क्वार्टर के अगले महीने में जमा करना ही है, वो तो आप बेसिक फंडामेंटल बात जानते ही हो। यस, तो हम बार बार ये बोलेगा कि जून का जीएसटी, ठीक है। तो बेटा जी अगर हम आपको जून में आपसे फीस ले लिया, पढ़ाएगा जुलाई में, तो वो जीएसटी जुलाई को ही बिलोंग करेगा। नहीं, वो जीएसटी जून को बिलोंग करेगा, क्योंकि हम आपको सर्विस बेच रहे हैं, पढ़ाने का बोला। लेकिन यही हम आपको मोबाइल बेचेगा जुलाई में, लेकिन जून में आप हमको एडवांस पैसा जमा देके चले गए, तो जून में जीएसटी नहीं रहेगी, जुलाई में रहेगी। बात क्लियर? इसीलिए गुड्स के केस में पहला दोनों ही पॉइंट रेलेवेंट रहेगा। जिस दिन बिल बना या जिस दिन बिल बन जाना चाहिए था, विच एवर इज अर्लियर, बात खत्म। फॉरवर्ड चार्ज, ठीक, इसमें और कोई बात ही नहीं करना है। टाइम पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट भूल ही जाओ, ये कोई पॉइंट भी है हमको समझ में नहीं आता है। जीएसटी लॉ कहीं कहीं पे ना कॉमेडी की है, लिख भी दिया और फिर लिख दिया नॉट रेलेवेंट, तो लिखा क्यों जब नॉट रेलेवेंट है तो ये पागलपंती वाला बात है। इसीलिए हम लोग जब कोई टीचर्स का बुक पढ़ते हैं ना, जी सर, वो हम लोग कभी ये पेमेंट वाला बात पढ़ते ही नहीं है गुड्स की केस में। टीचर्स हम लोग को यही पढ़ाया आज तक, जिस दिन बिल बन जाना चाहिए था या जिस दिन बिल बना, व्हिचएवर इज अर्लियर। सर बिल अगर हम जून में बना दिए, सर्विस गुड्स जुलाई में देंगे तो बोलो। हाँ, जनरली हम चीटिंगबाजी करने के लिए उल्टा करते हैं, गुड्स अगर जून में भी दिए तो बिल जुलाई का बना रहे हैं बदमाशी करने के लिए, ठीक बात। हाँ, लेकिन ऐसा करें कि बिल जून में बना दिए, गुड्स जुलाई में देंगे। सर पहला बात तो ऐसा कोई करता नहीं, लेकिन कर दिया तो भी पहले तो बिल बन गया ना। हाँ, तो फिर वो जून का जीएसटी माना जाएगा। हाँ, हम ये नहीं बोल सकता गुड्स तो जुलाई में डिलीवर हुआ तो पैसा तो जुलाई में आएगा, तो जीएसटी तो अगस्त में भरेंगे। गवर्नमेंट बोलता है रहने दो, तुम बिल कब बनाया, हम बोले जून में बनाया। क्यों बनाया, कौन बोला था तुमको, इतना क्या हड़बड़ी हो रहा था बिल बनाने का, माल लेने के पहले बना दिए हो ना। अब तो रूल एक लाइन में सिंपल याद रखो, इमोशंस पे नहीं जाएंगे। बिल जब बना या बिल जब बन जाना चाहिए था, व्हिचएवर इज अर्लियर है, ठीक है। ये मंथली के केस में मंथली, अब यहाँ टैक्स पॉइंट में यही बात देगा कि कंपोजिशन में ये क्वार्टरली हो जाएगा। अरे सर ऑब्वियस सा बात है, जब कंपोजिशन स्कीम में जमा ही क्वार्टरली करना है। क्वार्टरली मतलब ये हम कंपोजिशन स्कीम पढ़ाते समय बोलना ही भूल गए। अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, यही क्वार्टर है। अप्रैल में जून का कब जमा करें, जुलाई में, जुलाई अगस्त सितंबर का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, जनवरी में, और जनवरी फरवरी मार्च का, अप्रैल में। परफेक्ट।
तो सर इस केस में यही चीज है, क्वार्टरली हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। ये वाला पॉइंट फालतू लिखा। ये वाला पॉइंट लिखा कि अगर अमाउंट 1000 रुपए के ऊपर है तो आपको टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा, और अमाउंट 1000 रुपए के नीचे है तो विदाउट टैक्स इनवॉइस भी बना सकते। अब ये टैक्स इनवॉइस क्या है? टैक्स इनवॉइस मतलब जीएसटी लगेगा, और टैक्स इनवॉइस नहीं मतलब जीएसटी नहीं लगेगा। नहीं बेटा, ऐसा फालतू बात नहीं। जीएसटी लगेगा तो टैक्स इनवॉइस बनाना ही है। हाँ ठीक है ना? हाँ सर। टैक्स इनवॉइस और नॉन टैक्स इनवॉइस का मतलब केवल इतना ही है। टैक्स इनवॉइस में आपको बहुत सारा ब्रेकअप शो करना पड़ेगा। पार्टी का जीएसटी नंबर, मेरा जीएसटी नंबर, पार्टी का जीएसटी नंबर, मेरा जीएसटी नंबर, प्रॉपर डेट, बिलिंग है ना, हाथ से बिल नंबर नहीं होना चाहिए, टाइप्ड होना चाहिए। हाँ सर, टैली में किया है। हाँ, तो वही बहुत ज्ञान वाला टैक्स इनवॉइस। एचएसएन कोड, किस स्टेट से माल जा रहा है, किस स्टेट में जा रहा है, जी सर। एचएसएन कोड होता है प्रोडक्ट का कोड, हाँ वो सब लिखना पड़ेगा। ये सब फालतू काम का बात था। देखो यहाँ पे पूरा समझाया टैक्स इनवॉइस क्या होता है। अच्छा, अब ये बात आता है सर, ये इनवॉइस ऊपर एक बात क्या पड़ी हम लोग, कब करना है गुड्स के केस में? सर जब बिल बना या बन जाना चाहिए था? जी, ये बन जाना चाहिए था क्या? मतलब जब डिलीवरी हो गया मतलब माल का, तो तब बन डिलीवरी जाना हो चाहिए गया था। तब? नहीं, मतलब जब डिलीवरी हो रहा है तब बन जब जाना डिलीवरी चाहिए था। के लिए तब मेरे यहाँ से निकल रहा है तब। हाँ 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 वही। बिल बेटा जी, गुड्स ना शोरूम, गोडाउन या फैक्ट्री से निकलने के पहले बिल बनना पड़ता है, तब माल निकल हाँ। सकता है। तो निकलते वक्त या निकलने से पहले बोलो, निकल गया मत जाना बोलो। चाहिए था। ठीक है, मतलब प्रेजेंट या पास्ट, फ्यूचर टेंस में जाना ही मत। देखो यहाँ पे लिखा है, इसीलिए अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, मतलब मेरे यहां से निकल के आपके यहां जा रहा है, तो जब गुड्स मेरे यहां से रिमूव हो रहा है उसी वक्त। और अगर गुड्स का मूवमेंट ही नहीं हो रहा है तो जब डिलीवरी के लिए अवेलेबल हो जाए उसी वक्त। ठीक है? हाँ सर। हाँ, ये वाला मस्त पॉइंट है, क्योंकि ये रियल लाइफ में बहुत अच्छा पॉइंट है जो होता है। सर कभी कभी क्या होता है ना, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। हम आपको हर महीना 500 पीस करके देंगे अगले 1 साल तक। ऐसा डील होता ही है ना रियल लाइफ में। हाँ। अरे बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन सोचो बेटा, हर समय कंज्यूमर को मत सोचो। नहीं सर। हाँ बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन पे जीएसटी का कहानी खेला आएगा मेनली। जी। बिजनेसमैन टू कंज्यूमर में जीएसटी पे लगेगा ही, लेकिन ठीक है, वो एक नॉर्मल बात है। लेकिन बिजनेसमैन टू बिजनेस, तुम आप मैन्युफैक्चरर हो, मान लो, लेट्स से तुम सर्फ मैन्युफैक्चर करते हो, अंकिता डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है? तो वो अंकिता और हम है वो होलसेलर, तो बेटा या फिर तुम होलसेलर, हम है रिटेलर, तो कंटिन्यूस सप्लाई आएगा ना। तुम्हारा मेरा डील हो जाएगी 1 साल तक, तुमको हर महीना 500 पैकेट डिलीवरी करना। हाँ। उस केस में बिलिंग कैसे होगा? गुड्स का रिमूवल क्या माने? सर हर महीना 500 करके नहीं, कमाएंगे। एक स्टेटमेंट इशू होता है बेटा, पता है इन सब केसेस में ना हर महीने का बिलिंग ही नहीं होता। अच्छा। हर महीना छोड़ो, चलो हर 10 दिन में तुम गुड्स हमको डिलीवरी करोगे, हर 10 दिन में 500 पैकेट भेजना। महीना में थोड़ा सा लगता है, हाँ महीना में एक बार बिल तो बन ही जाएगा उसका, लेकिन हर 5 दिन में तुम हर 5 दिन में हमको 500 पैकेट डिलीवरी करनी, और ये अगले 1 साल तक। बेटा जी इन सब केसेस में ना स्टेटमेंट बनता है, स्टेटमेंट, इनवॉइस की जगह स्टेटमेंट बनता है। तो जब जब स्टेटमेंट बनेगा उस स्टेटमेंट को डेट ऑफ इनवॉइस मानना पड़ेगा, इस दिन बिल बन जाना चाहिए था। ठीक है? हाँ सर ठीक। सर अगर स्टेटमेंट बनेगा तो मतलब जो इस महीने सेल हुआ वही नेक्स्ट मंथ? नहीं जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी नहीं है। जैसे अभी माल गया, ये 5 दिन में माल गया, फिर अगले 5 दिन में माल गया, हम दोनों 5 दिन मिला के एक बार स्टेटमेंट बना के रख दिया एक, कि तुम्हारे पास 10,000 पैकेट जा चुका। अच्छा। बिलिंग हम एक बार में करेगा ईयर एंड में, मान लो हाँ ठीक। हम पैसा लेता जा रहा है, स्टेटमेंट में लिखता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा पेमेंट आता जाता है, फाइनल बिल एक बार में 3 महीने में बनाएंगे। नेक्स्ट मंथ भरेंगे ना? हाँ उसका फिर जीएसटी जो आ हाँ रहा है बिल्कुल पैसा, बिल्कुल, वही तो बोले। हाँ। हाँ वही तो पॉइंट आ रहा है बेटा, कि स्टेटमेंट बन गया ना, बिल नहीं बना, भाड़ में जाओ।
हाँ स्टेटमेंट बन गया ना, जी सर। हम उसी को डेट ऑफ इनवॉइस मान लेंगे कि इस दिन बिल बन जाना चाहिए था। हाँ। रूल तो ये बोल रहा है बिल बन जाना चाहिए था, बना विचेवर इज अर्लियर, तो यहाँ बिल बन जाना चाहिए था, हम यहीं पे मान लेंगे। हाँ ठीक है सर। और अगर गुड सेंड ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस तो सेम है। तुमको हम माल भेजा, अप्रूवल तुम अप्रूवल दोगे तब मानेंगे तुम माल रख रहे हो, तुम अप्रूवल नहीं दोगे हम मानेंगे तुम माल नहीं रख रहे हो। अच्छा, तो फिर वापस आ जब जाएगा। अप्रूवल दोगे तब बिल बनना चाहिए। जी। लेकिन अगर तुम 6 महीना तक अप्रूवल नहीं दे रहे हो तो फिर विचेवर इज अर्लियर का रूल आ जाएगा। ठीक। तो वो क्या लिखा, when the goods are being sent or taken on approval basis or sale or return basis are removed before the supply take place, the invoice shall be issued before or at the time of supply or 6 months from the date of removal, whichever is earlier. तुम जिस दिन हाँ बोले या फिर रिमूव हुआ whichever is earlier, ठीक है। ठीक है। देखो इसीलिए यहाँ पे नटशेल में बहुत बढ़िया चार्ट बनाया, बोला सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, यस, तो फिर इन दोनों में से अर्लियर, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिमूवल, विचएवर इज अर्लियर। लेकिन अगर मान लो मूवमेंट नहीं हो रहा है गुड्स का तो फिर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ गुड्स मेकिंग सच अवेलेबल, जो ऊपर पढ़े थे वही बात को यहाँ पे नटशेल मिली। अच्छा ठीक है, हाँ सर। इस पे ये इलस्ट्रेशन दिया डेट वाला, ये सॉल्व करना है एक बार। आरसीएम में क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ट तो पढ़ लिए। आरसीएम में बोला डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि आरसीएम में जीएसटी जमा कौन करेगा बेटा, रिसिपिएंट। जो रिसिपिएंट जो लेगा। हाँ तुम कंज्यूमर मत बोलो, क्योंकि कंज्यूमर कभी जाके जीएसटी भरेगा ही नहीं। नहीं सर, यहाँ पे नॉर्मल बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन में आरसीएम अप्लाई होगा। रिसिपिएंट जो है। हाँ, तो अगर बोला कि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स या फिर डेट ऑफ पेमेंट entered in the books of accounts of the recipient या डेट ऑफ पेमेंट डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट या फिर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस प्लस 30 डेज, 4 में से विचेवर इज अर्लियर। क्या 4? जिस दिन गुड्स मिला, जिस दिन रिसिपिएंट अपने बुक्स में एंट्री किया पेमेंट का, हाँ। कि हम पैसा दे दिए, या जिस दिन मेरे बैंक अकाउंट से कटा, या फिर इनवॉइस डेट प्लस 30 डेज, चारों में विचेवर इज अर्लियर। समझ में आया? हाँ सर, समझ गया। आपको माल मिला 15 अक्टूबर को, ठीक है। हाँ। डेट ऑफ पेमेंट हम अपने बुक्स में, आपको माल मिला आप पेमेंट करोगे ना। हाँ। आप अपने बुक्स में एंट्री किए हो 12 अक्टूबर को पेमेंट का, आपके अकाउंट से पैसा निकला है 13 अक्टूबर को, और इनवॉइस में डेट है लेट्स से 12 सितंबर, तो 12 सितंबर में पहले 30 डेज जोड़ो, 11 अक्टूबर। हाँ। क्योंकि यहां पे बोला ना, चौथा कंडीशन क्या है, इनवॉइस में 30 दिन जोड़ना है, ठीक है। तो 12 सितंबर में 30 दिन जोड़े, वो क्या है 11 अक्टूबर जी। तो 11 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, कौन सा अर्लियर? 11 अक्टूबर। हाँ, तो 11 अक्टूबर को डेट ऑफ सप्लाई मान ली, टाइम ऑफ सप्लाई। हाँ। सर यहाँ फर्क नहीं पड़ता, सभी तो अक्टूबर में हो गया, वैसे भी आपको नवंबर में भरना है। हाँ ठीक है, मेरा एग्जाम्पल वैसे ही बन गया गलती से, अगर इनमें से एक डेट नवंबर का आ रहा होता तो दिसंबर में फिर नहीं, जो अर्लियर होता, लेट्स से ये बिल बना होता 12 अक्टूबर, तो 12 अक्टूबर का 30 दिन कहाँ था, 11 नवंबर। 11 नवंबर। हाँ, तो 11 नवंबर, 15 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, चारों में अर्लियर कौन? 12। हाँ, यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस से मतलब नहीं, उसमें 30 डेज जोड़ के चेक करने से मतलब। हाँ सर।
और यही बिल मान लो बन जाता 12 अक्टूबर की जगह हम बिल बनाया होता 11 जुलाई, तो 11 जुलाई में 30 दिन जोड़ते तो आता 10 आई थिंक अगस्त, तो चारों में अगस्त कर लिया रानी। हाँ तो अगस्त हो जाता टाइम ऑफ सप्लाई। समझ में आया? हाँ ये मोटामोटी हो गया। हाँ ये इंपॉर्टेंट है सर। वाउचर के केस में क्या होगा? ये वाउचर का केस है क्या, समझोगे या समझा पाओगे? होता है ना बेटा, आपको देते हैं कि आज परचेजिंग करो एक वाउचर फ्री, अगले अच्छा, परचेजिंग में ये voucher डिस्काउंट देंगे। type का। हाँ तो यहाँ पे बोला सिंपल बात, इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल एट द पॉइंट विच द वाउचर इज इशूड। आपको वाउचर जब इशू किए तब ये आइडेंटिफाइड है कि आपको क्या मिलेगा उस वाउचर में, तो जिस दिन वाउचर इशू है वही डेट ऑफ इशू मान लेंगे। लेकिन अदर केस में अगर आइडेंटिफाइड नहीं है, वाउचर को रिडीम करोगे तब पता चलेगा आपको क्या आइटम मिलेगा, तो फिर जिस दिन रिडीम करोगे वो डेट ऑफ इशू माना जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। आप एक शर्ट खरीदे, जी। आपको एक और शर्ट ही इस वाउचर पे फ्री मिलेगा उसी प्राइस का, आप कभी भी आके ले जाना। समझे? जी सर समझ। तो यहां तो आइडेंटिफाइड हो गया ना, आपको एक शर्ट फ्री मिलेगा 800 रुपए का। तो वाउचर में गुड्स आइडेंटिफाइड हो रहा है, उसका प्राइस आइडेंटिफाइड हो रहा है, तो जिस दिन वाउचर मिला उसी को डेट ऑफ सप्लाई मान लेंगे और जीएसटी लग जाएगा। और अगर गुड्स आइडेंटिफाइड नहीं है, वाउचर स्क्रैच करोगे या उस जिस दिन वाउचर रिडीम करने होगे तब पता चलेगा, जी। तो फिर जिस दिन रिडम्पशन करने होगा उसको डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। क्लियर है? हाँ सर clear है। अब आया कुछ अदर केसेस जहां पे पीरियोडिकल रिटर्न फाइलिंग है, तो जिस डेट को रिटर्न फाइल हो रहा है, और अगर कोई वे में ये नहीं पता चल सकता तो जिस दिन टैक्स पेड कर रहे हो उसी डेट को इशू डेट ऑफ इशू माने। ठीक है? सर जैसे वापस बोलो, सुने नहीं। रेसिडुअल केसेस का एग्जाम्पल। रेसिडुअल मतलब नॉर्मल अदर केसेस। नॉर्मली अच्छा। जैसे कंज्यूमर को माल जब बेचते हैं, ठीक है। नॉर्मली बहुत जन होता है ना, जैसे आप ये नोचे दुकान में जाते हो अपने गली के, वो लोग आपको हाँ। कोई बिल नहीं देते हैं, नहीं। उस केसेस में। अच्छा ठीक है। अच्छा, लेट फीस इंटरेस्ट चार्ज करते हैं बहुत जन दुकानदार लोग। हम आपसे 1000 रुपए का माल खरीदा, आप हमको बोले अगले 15 दिन में पेमेंट कर दोगे तो ठीक है, 15 दिन से लेट हो गए तो आपको 10% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। जी। तो ये इंटरेस्ट पे जीएसटी लगेगा? हाँ लगेगा, क्योंकि गुड्स का दाम 1100 हो गया। ठीक है? इंटरेस्ट पे भी लगता है? अगर गुड्स के ऊपर इंटरेस्ट है कि गुड्स का लेट पेमेंट पे ब्याज लगेगा तब। हाँ। तब अच्छा। तो लेट पेमेंट पे ब्याज अगर है तो बेटा जी सिंपल रूल है, अब आप जब इंटरेस्ट भरोगे वो उसको डेट ऑफ सप्लाई माने, ठीक है। क्योंकि जिस दिन बिल बना 1000 रुपए का उस दिन तो पता नहीं था ना लेट पेमेंट होगा या नहीं होगा, हाँ। और कितना दिन लेट पेमेंट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो डेज के ऊपर कैलकुलेट होगा। इसीलिए डेट ऑफ इशू पे जीएसटी नहीं है, यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस पे। यहाँ टाइम ऑफ सप्लाई आएगा जिस दिन वो लेट पेमेंट मिलेगी। ठीक है? हाँ। अब आ जाओ सप्लाई सर्विस के केस में, फॉरवर्ड चार्ज। तो बोला यहाँ पे इनवॉइस इशूड, अगर इनवॉइस विद इन द टाइम इशू हुआ है, यहाँ दो केस है, इनवॉइस इशूड विद इन द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड, तो फिर जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ या जिस दिन पैसा मिला, विचेवर इज अर्लियर। देखो गुड्स के सर्विस के केस में पेमेंट पे भी जीएसटी है, अगर पैसा पहले मिल गया तो जीएसटी पहले लग जाएगा जो गुड्स में नहीं था। ठीक है? हाँ सर। तो इनवॉइस अगर टाइमली इशू हुआ है तो फिर जिस दिन इनवॉइस इशू है, जिस दिन पेमेंट मिला, विचेवर इज अर्लियर।
और इनवॉइस अगर टाइमली इशू नहीं हुआ है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था या जिस दिन पैसा मिला विचेवर कर लिया। ठीक है। और अदर केस में क्या बोला, डेट ऑन विच द रिसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विस। अगर इनमें इन केसेस में नहीं आ रहे हैं तो जिस दिन हम अपने बुक्स में पैसा आना शो कर रहा है उसको डेट ऑफ इनवॉइस मान लेंगे, उस दिन बिल बन जाना चाहिए। जैसे हम आपको पढ़ा रहे है ना, तो यहाँ पे तो सर पहला केस भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा, इनवॉइस का भी इशू हो जाना चाहिए सर, सर्विस तो चले ही जा रहे हैं। हाँ। यहाँ पे ये भी नहीं है कि विद इन द टाइम पीरियड इशू हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड सेटल नहीं हो पा रहा। तो इस केस में जिस दिन मेरे अकाउंट में आप फीस पे करोगे हम उस दिन को डेट ऑफ इशू ऑफ सर्विस मान लेंगे। समझ में आया? ठीक है। हाँ सर ठीक। जिस दिन मेरे बुक्स में आया, रिसिपिएंट के बुक्स में, आपके बुक से निकला उस दिन नहीं। ठीक है। हाँ सर ठीक। इसके अलावा आरसीएम का कहाँ रुक गया है? आरसीएम इसके बाद है। अच्छा इसके बाद अच्छा यहाँ बोला ना बिल हो जाना चाहिए था, सॉरी एक बात बढ़ाना रह जाता। अपने क्या पढ़ रहे हैं, जिस दिन बिल बन जाना चाहिए था या जिस दिन पेमेंट विचेवर कर लिया, हाँ। ये बिल कब बन जाना चाहिए था? तो यहाँ पे बोला विद इन 30 days फ्रॉम सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर आप बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनी, सॉरी अदर देन नहीं, अगर आप नॉर्मल हो तो 30 days, बैंकिंग या इंश्योरेंस हो तो 45 days। ठीक। हाँ कभी कभी क्या होता है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस सीजर्स बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई हम जिस दिन देना था उसके पहले पहले ही पूरा कर दिया तो बिल कब बन जाना चाहिए था? जिस दिन सप्लाई खत्म हो गई। जिस दिन सप्लाई खत्म। आपको देने का बात था हर महीना 500 पीस, टोटल 6000 पीस का आप ऑर्डर दिए थे। हर महीना 500 पीस यानी 12 महीना में ऑर्डर पूरा होता। और आपको 10 महीना में ऑर्डर पूरा कर दिया या 10 महीना बाद ही सप्लाई रोक दिया और नहीं दे रहे, सीज हो गया, मतलब और सप्लाई नहीं होगा। कंटिन्यूअस सप्लाई का प्लान था लेकिन एक पॉइंट पे जाके रुक गए और नहीं दे रहे या पूरा दे ही दिए उसके पहले, तो सर जिस दिन आपका लास्ट हो गया उस दिन ही डेट ऑफ इशू मान लिया जाएगा। ठीक है। जो यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई में, तो व्हेन द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेन्ड, अगर पेमेंट का ड्यू डेट असर्टेन्ड है तो जिस दिन इसीलिए सर्विस में देख रहे हो हर चीज पेमेंट पे आके रुक जा रहा है। रूल क्या बोल रहा है, जिस दिन बिल बनना चाहिए या फिर पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बात खत्म। ठीक है। ठीक है सर। हाँ खाली एक नॉर्मल केस में क्या बोला, बिल कब बन जाना चाहिए, तो जिस दिन सर्विस दी उसके 30 डेज के अंदर या उसके 45 डेज के अंदर बैंकिंग अगर है तो, और बाकी याद करने का दरकार नहीं। ठीक है जी। यहाँ और कुछ नहीं है, आरसीएम बचा और मोटा मोटी टॉपिक डन हो गया। ये ना आरसीएम के केस में ना वो 30 डेज को आई थिंक 60 डेज की, ये रहा देखो वही रूल लिखा, जिस दिन मेरे अकाउंट में पैसा घुसा या जिस दिन तुम्हारे अकाउंट से पेमेंट डेबिट हुआ, सॉरी जिस दिन मेरे अकाउंट से पेमेंट डेबिट हुआ या जिस दिन हम अपने बुक्स में लिखा या फिर जिस दिन बिल बन जाएंगे तो उसके 60 डेज प्लस 60 डेज, तो गुड्स में प्लस 30 डेज था और सर्विस में आरसीएम में विद इन इनवॉइस प्लस 60 डेज, बाकी सारा रूल वही है। ठीक है। मोटा मोटी आई थिंक क्लियर डन। रेसिडुअल केस में वही बोला कि अगर कोई भी अदर केस है जहां पॉसिबल नहीं है ऊपर वाला तरीके से, तो फिर पीरियोडिकल रिटर्न अगर फाइल हो रहा है तो जिस दिन रिटर्न फाइल हो रहा है, और अगर और भी कोई तरीका नहीं है, देखो सिंपल तरीका रखा,
पहले तो बोला इनवॉइस या पेमेंट और वो सब ऊपर गुड्स और सर्विस के केस में, जहां बोला पॉसिबल नहीं है तो जिस दिन रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस हिसाब से, और वो भी पॉसिबल नहीं है तो जिस दिन पैसा पे हो रहे टैक्स जमा कर रहे हैं उसी को डेट ऑफ इनवॉइस मान। ठीक और लेट इंटरेस्ट पेमेंट के केस में सेम रूल। ठीक है। हाँ सर। एक आखिरी टॉपिक है लेकिन काम का टॉपिक है, यहीं पे है छोटा सा। सर कभी कभी क्या होता है ना, जीएसटी का रेट बदलता रहता है, ज्यादातर बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली बदलता नहीं है, बट फिर भी सर चेंजिंग का ऑप्शन तो है ना। हाँ सर। तो उस केस में क्या हो, कौन सा डेट वाला रेट लेंगे? तो देखो क्या लिखा है, ढंग से पढ़ना। When the goods or service both have been supplied before the change in rate, अगर हम रेट चेंज होने के पहले सप्लाई कर दिए, ठीक है, हाँ गुड्स या सर्विस तुमको दे दिए रेट चेंज होने के पहले, जी। लेकिन बिल बना आफ्टर या पेमेंट हुआ आफ्टर, तो ऑलवेज न्यू रेट एप्लीकेबल। ठीक। लेकिन बिल बना बिफोर लेकिन पेमेंट हुआ आफ्टर चेंज, तो ऑलवेज ओल्ड रेट हो। या फिर बिल बना आफ्टर लेकिन पेमेंट हो गया था बिफोर, तो भी ओल्ड रेट हो। एक लाइन में सिखाएं, हाँ तीनों में विचेवर इज अर्लियर। तीनों में दो कंडीशन अगर रेट चेंज होने के पहले है, तीनों में अगर दो, तीनों कौन बोलना चाह रहे हैं? तीनों मतलब सप्लाई, बिलिंग और पेमेंट। सप्लाई, बिलिंग और पेमेंट, तीन में से कोई दो चीज अगर, कोई भी दो चीज अगर रेट चेंज होने के पहले जाए, हाँ तो ऑलवेज ओल्ड रेट। और तीन में से कोई दो चीज अगर बात का है तो ऑलवेज न्यू रेट। देख लो ये पूरा चार्ट में लोग यही करवाया तुमसे। यहां क्या था बेटा कि सर सप्लाई पहले हो गया, ठीक है, हाँ तो देखो अगर बाकी दोनों आफ्टर है तो न्यू रेट, लेकिन बाकी दोनों में से एक भी बिफोर है तो ऑलवेज ओल्ड रेट। ठीक है। और यहां क्या बोला देखो, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स हैव बीन आफ्टर द चेंज इन रेट, यहां पे सप्लाई आफ्टर है, हाँ लेकिन अगेन एक चीज करो, दोनों में से कोई भी एक चीज बिफोर है, दोनों में से कोई दो चीज सॉरी बिफोर है, वरना क्या क्या बचा? दो, पेमेंट और बिलिंग। हाँ तो दोनों में से कोई भी चीज बिफोर है तो ओल्ड रेट आ गई। यानी ओवरऑल घूम फिर के हम एक ही लाइन में रूल खत्म कर रहे हैं। तीन चीजों पे बात है, सप्लाई कब हुआ गुड्स या सर्विस का, बिल कब बना, पेमेंट कब हुआ। अगर तीन में से दो चीज रेट बदलने के पहले गए तो फिर पुराना रेट, और तीन में से कोई दो चीज अगर रेट बदलने के बाद का तो ऑलवेज न्यू रेट। ठीक, मेजोरिटी रूल चल रहा है। ठीक है सर। यही बात टाइम ऑफ सप्लाई में भी बोला। ये वापस भी ले आए, क्या लिखना चाह रहे? और वैसी चीज को शॉर्ट में लिखा है। ठीक हो गया, आई थिंक टॉपिक तो खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक में अपने आएंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है। ठीक है सर। अब दो ही